हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। राइट, अपन लोग पढ़ते हैं इसको 12th क्लास में सरफेस केमिस्ट्री के नाम से। इसको हम हिंदी में सतह रसायन भी कह सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री, अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सरफेस केमिस्ट्री मतलब रिलेटेड होगी किससे? सरफेस से। मतलब इस तरह के प्रोसेसेस या फिनोमेना जो कि सरफेस पर पाए जाते हैं, या किसी भी कंपाउंड की हम कह सकते हैं, या किसी भी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की सतह पर होने वाले प्रोसेसेस, फिनोमेनन को अपन लोग क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो ये सरफेस नाम से ही समझ में आ रहा है, सरफेस मतलब किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस की सतह होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो आप लोग समझेंगे सरफेस केमिस्ट्री के बारे में कि सरफेस केमिस्ट्री या ऐसे कौन से प्रोसेस हैं या कौन से फिनोमेना हैं जो किसी कंपाउंड की या किसी सब्सटेंस की, हम कह सकते हैं किसी पदार्थ की सतह पर, कोई सब्सटेंस की सतह पर, उसकी सरफेस पर होते हैं और किस तरीके के होते हैं और वो हमारे क्या काम आते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। अब सरफेस केमिस्ट्री के अंदर अब ये भी आपको पता चलेगा कि ये जो फिनोमेना या प्रोसेस होते हैं ये किस तरह से इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काम में लिए जाते हैं या किस तरह से डेली लाइफ में काम में आते हैं, क्योंकि कई इस तरह के प्रोसेस ऐसे हैं सरफेस केमिस्ट्री में जो अपने डेली लाइफ में भी हम लोग देखते हैं या फिर महसूस करते हैं। आप लोग देखेंगे इसके बारे में, जैसे हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे वैसे आप लोग सरफेस केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। अब इसको समझने के लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, पढ़ेंगे, तो इसमें आपको बेसिक पता होना चाहिए कि सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या क्या टर्म्स पढ़ते हैं, क्या क्या काम में लेते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पे या इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर चलेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग सबसे पहले क्या आएंगे, अगर जब भी हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले टर्म से मिलेंगे जिसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब जब भी हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन क्या है, उसके बाद हम जानेंगे एडसॉर्प्शन क्या है। तो उसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, जो भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। सब्सटेंस एब्जॉर्ब होगा इन सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली ऑन बॉडी। सब्सटेंस कंप्लीटली किसी भी बॉडी पर एब्जॉर्ब हो सकता है। बॉडी मतलब क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे? किसी भी सब्सटेंस के कंप्लीट बॉडी पर जब कोई दूसरा सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है तो उसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है, कंप्लीटली बोल सकते हो या यूनिफॉर्मली भी हम लोग टर्म काम में ले सकते हैं। यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब समझ में आ रहा है कि कोई भी मॉलिक्यूल, जब हम कह रहे हैं एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस पर एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसका मतलब उस पहले वाले सब्सटेंस के सभी मॉलिक्यूल दूसरे वाले पर कंप्लीटली और यूनिफॉर्मली, मतलब सभी जगह पर एक समान रूप से क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग क्या बताते हैं, जैसे हम लोगों ने इस एग्जाम्पल लिया स्पॉन्ज। स्पॉन्ज तो आप लोगों को पता ही होगा, स्पंज होता है। उसको जैसे ही आप लोग पानी के अंदर डालेंगे तो क्या करेगा? सारा पानी अपने अंदर सोख लेगा, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद आप देखोगे कि पूरा स्पंज गीला हो जाता है। तो मान लीजिए ये स्पंज का पीस है, स्पॉन्ज है। जैसे ही आप इसके अंदर क्या डालोगे? इसको वाटर में डिप करोगे। वाटर ये बकेट में रखा हुआ है मैंने, जैसे ही आपने इसको डिप किया तो डिप करने के बाद आप देखोगे इसका साइज कुछ लार्ज हो जाता है। इट मीन्स स्पॉन्ज के जो पोर्स थे, पोर्स में वाटर के मॉलिक्यूल चले गए। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन आपको क्लियर हुई। वो सब्सटेंस जो कि एब्जॉर्ब करता है कंप्लीटली या यूनिफॉर्मली थ्रू द बॉडी, या पूरी बॉडी के अंदर जब कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है तो क्या बोलते हैं अपन? उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल हमने स्पॉन्ज से बताया। स्पॉन्ज को जैसे ही आप वाटर में डालते हो, ये है आपका स्पॉन्ज, ये है आपका वाटर बकेट के अंदर, और जैसे ही आपने इसको इसमें डाला तो क्या रिजल्ट निकल के आया? स्पॉन्ज का साइज लार्ज हो गया। इट मीन्स स्पॉन्ज ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, कंप्लीटली वाटर इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है। तो हम यहाँ पे बताएंगे टोटली और यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब होना। ऐसा तो नहीं है कि स्पंज के किसी एक पार्ट में वाटर एब्जॉर्ब हुआ हो या वाटर के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए हो। जबकि हम अगर आप रियल लाइफ में भी इसको करके देख सकते हो, घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि स्पॉन्ज में वाटर के मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली सभी जगह पर एक समान रूप से स्पॉन्ज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन मतलब थ्रू आउट द बॉडी होता है, कंप्लीट बॉडी पे एब्जॉर्प्शन पाया जाता है। इसका दूसरा एग्जांपल हम सबसे बढ़िया देख सकते हैं, जैसे घर होता है, घर में आप लोग चाय पीते हैं, चाय के साथ आप लोग बिस्किट भी काम में लेते हैं। जब भी कोई बिस्किट या कुकीज़ हम लोग कह सकते हैं, जैसे आप लोग टी में डिप करोगे,
चाय में ले लो, मिल्क लेते हो आप, मिल्क में डिप करोगे तो डिप करने के बाद क्या होता है, चाय या मिल्क जो आप ले रहे हो वो क्या होगी, उसमें कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी, किसमें, बिस्किट या कुकीज़ में। तो आप लोग देख सकते हो कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाती है, सभी जगह पर समान रूप से चली जाती है। इसका और भी अदर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे चौक होता है, चौक जो हम लोग काम में लेते हैं लिखने के लिए। अब चौक को आप देखोगे, जैसे ही आप उसको वाटर में डाल के रखोगे तो वाटर में डालने के बाद क्या होगा, वो पूरा उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने का मतलब अपने अंदर पूरी तरह से समा लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, ग्रहण कर लेना। तो आप ये बात समझ में आई कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस मतलब क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस को पूरी तरह से ग्रहण कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, उस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन से बताते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, जैसे कि आप स्पंज ले सकते हैं, जैसे चाय में डूबा हुआ बिस्किट, वो भी एक एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। जैसे हमने बताया चौक को वाटर में हम लोग डाल के रखते हैं, वो भी एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। और भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गुलाब जामुन जैसा होता है, सभी लोग खाते हैं घर में गुलाब जामुन। अब आपको पता होगा जब ये बनता है या हलवाई इसे बनाते हैं तो बनाने से पहले क्या करते हैं, वो लोग बना के गोल शेप दे देते हैं उसे और तेल में तल लेते हैं, तेल या घी में जिसमें भी तलते होंगे। तलने के बाद तो वो मीठा नहीं होता, लेकिन उसको मीठा बनाने के लिए क्या किया जाता है, शक्कर की चाशनी में डुबो के रखा जाता है। शक्कर की चाशनी में डुबो के रखने के बाद कुछ समय बाद आप देखोगे तो वो क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है खाने में। पहले नहीं था लेकिन बाद में हो जाता है। तो बाद में कैसे हो गया, क्योंकि उसने क्या किया, शक्कर की चाशनी जो थी, शुगर जो था, उसको उसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, वो मॉलिक्यूल जो थे शुगर के, वो उस गुलाब जामुन के अंदर पूरी तरह से आ गए। इट मींस कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हुआ है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी ने कंप्लीट एब्जॉर्प्शन किया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं गुलाब जामुन जो मीठी चीज़ हम खाते हैं वो भी क्या हो गया, एक एब्जॉर्प्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हुआ। तो अब सभी को क्लियर होगा कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन को समझने के बाद, इसके एग्जाम्पल देखने के बाद हम बताते हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन तो हमें समझ में आ गया कि क्या होता है। अब एब्जॉर्प्शन के अंदर हम लोग बताते हैं कि यहाँ पे इसके पार्ट्स किस तरह से होते हैं, एब्जॉर्प्शन में क्या क्या चीज़ें काम में लेते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, एक सब्सटेंस और दूसरा सब्सटेंस, तो इनको कुछ ना कुछ तो कहते होंगे, कोई ना कोई तो इनका नाम होगा कि एक सब्सटेंस और दूसरे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं। तो हम इसको समझने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे टर्म्स की। सॉल्यूशन जैसे आप लोग पहले पढ़ के आए होंगे, सॉल्यूशन जब भी हम बात करते हैं कोई सॉल्यूशन बनता है तो वो कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिक्सचर से, राइट। तो सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, जब हम लोग पहले बेसिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं पिछली क्लासेस में, तो आपने देखा होगा कि सॉल्यूशन बनता कैसे है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिक्सचर से। जैसे सॉल्यूट में अपन लोग बात कर लेते हैं सॉल्ट, सॉल्ट को आपने किस में डाला, वाटर के अंदर, तो मिक्स होकर आपको क्या मिल गया कि सॉल्ट प्लस वाटर मिलकर आपको सॉल्यूशन मिल गया। किसका सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्ट का सॉल्यूशन मिला, राइट। इज दैट क्लियर। जैसे सॉल्यूशन के लिए दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक इसी तरह से सेम एज इट इज एब्जॉर्प्शन के भी दो पार्ट होते हैं। जो हम बार बार सब्सटेंस कह रहे हैं उसको हम बताएंगे एब्जॉर्प्शन में कौन से दो पार्ट होते हैं। जब आप एब्जॉर्प्शन को बताते हो तो एब्जॉर्प्शन को आप दो में डिवाइड करते हो, एक तो होता है आपका एब्जॉर्बेंट और एक होता है आपका एब्जॉर्बेट। ये दो टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से समझ लेनी है। एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या हो बोलेंगे अपन, एक सब्सटेंस दूसरे के अंदर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया, पूरी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन की दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है एब्जॉर्बेंट और एक होता है एब्जॉर्बेट। अब एब्जॉर्बेंट क्या चीज़ होती है, एब्जॉर्बेंट को अगर हम मैच करना चाहें तो क्या हम टर्म से मैच कर सकते हैं, ये सेम सॉल्वेंट की तरह होता है। एब्जॉर्बेंट और सॉल्वेंट टर्मिनोलॉजी सेम से मिल रही है, और एब्जॉर्बेट को अगर आप मिलाओगे तो आप इसको किससे मिला सकते हो, सॉल्यूट से मिला सकते हो। एब्जॉर्बेट सॉल्यूट, एब्जॉर्बेंट सॉल्वेंट सेम से मिक्स हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे बताते हैं एब्जॉर्बेंट और सॉल्वेंट क्या चीज़ है, एब्जॉर्बेट और सॉल्यूट क्या चीज़ है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एब्जॉर्बेंट की जब हम बात करते हैं तो एब्जॉर्बेंट को हम बताएंगे सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो कि क्या करेगा, विच एब्जॉर्ब्स, नाम से समझ में आ रहा है, सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब्स, वो पदार्थ या वो सब्सटेंस जो कि क्या काम कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, राइट। सॉल्वेंट को अपन क्या कहते हैं, वो है जो घोल रहा है, वो या क्या कर रहा है, सॉल्वेंट मतलब डिसॉल्व कर रहा है अपने अंदर किसी चीज़ को। तो जैसे हम नाम से बता दें सॉल्वेंट मतलब किसी चीज़ को डिसॉल्व करने वाला, ठीक इसी तरह से एब्जॉर्बेंट को भी हम समझेंगे वो सब्सटेंस जो कि क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं स्पॉन्ज वाला, स्पॉन्ज ने क्या करा, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। इट मीन्स यहाँ पे हमारा एब्जॉर्बेंट क्या होगा, स्पॉन्ज, राइट। इज दैट क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। एब्जॉर्प्शन की हमने बात करी, दो पार्ट में डिवाइड किया, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट।
एब्जॉर्बेंट हमने बताया जैसे कि सॉल्वेंट होता है, सेम एब्जॉर्बेंट भी ऐसा ही होगा, वह सब्सटेंस या वह पदार्थ होगा जो कि क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जैसे कि स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एब्जॉर्बेट और सॉल्यूट की, वो सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। नाम से समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे अपने बताया था सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब्स, वो सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्बेट का मतलब होगा वो सब्सटेंस जो कि बीइंग एब्जॉर्ब, जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है। इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, एक तो जो एब्जॉर्ब करता है, दूसरा है जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है। अब होने वाला यहाँ पे कौन था, हमने कहा था स्पॉन्ज जो है वो क्या करता है, किसको एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा एब्जॉर्बेट होगा, जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है, वो कंपाउंड हमारा क्या होगा, वाटर होगा। अब आप कहेंगे कि हमने अभी तक जो पढ़ा है सभी केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या बताते हैं, वाटर को हम लोग कहते हैं कि वो क्या करता है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वो अपने अंदर चीज़ों को घोल लेता है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री की, आप ये समझ सकते हो कि कई जगह पर क्या हो जाते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे हम कई जगह पे कैटायन, एनायन, कैथोड, एनोड के बारे में भी डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, उनके चार्ज को अलग अलग बता देते हैं। कई बार कैथोड, एनोड और हम लोग इसको कैटायन, एनायन में अलग अलग पढ़ते हैं। अगर आप दोनों के चार्ज देखोगे तो एक जगह पे वो सेम नहीं होते, दोनों बदल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बताएंगे कि वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट या एब्जॉर्बेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर वाटर जो है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एब्जॉर्बेंट या सॉल्यूट की तरह। आपको सिर्फ इतना समझना है। हम अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, आप डेफिनेशन याद रखिए, एब्जॉर्प्शन के दो पार्ट होते हैं प्रोसेस के, एक होता है एब्जॉर्बेंट, एक होता है एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेंट मतलब वो वाला पार्ट, या अपन कह सकते हैं वो सब्सटेंस जो कि क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करता है। जैसे स्पॉन्ज हो गया, जैसे हम कह सकते हैं गुलाब जामुन था जिसने एब्जॉर्ब किया। और उसके बाद दूसरा अपन ने क्या बताया, अपन कह सकते हैं बिस्किट है, बिस्किट जिसने एब्जॉर्ब किया। लेकिन किसको किया, तो किसको किया उसको आप क्या बताओगे, एब्जॉर्बेट से बताओगे। जो कि एब्जॉर्ब, जो क्या हो रहा है, विच इज बीइंग एब्जॉर्ब, जो खुद एब्जॉर्ब हो रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि चाय थी, जैसे कि हम कह सकते हैं कि शक्कर की चाशनी थी, और जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे वाटर था। वाटर जो क्या हो रहा है, खुद एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आपको ये टर्म्स क्लियर होंगी, एब्जॉर्बेंट जो करता है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्बेट जो खुद एब्जॉर्ब हो जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के दो पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिए क्या क्या होते हैं। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे। ये तो था हमारा एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे हम सेम टर्म पे आते हैं, एडसॉर्प्शन पे। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर बी काम में लोगे, यहाँ पर डी काम में लोगे। अगर हम इनके स्पेलिंग देखते हैं, नाम देखते हैं, लगभग सिमिलर है, एब्जॉर्प्शन और इसको हम कहते हैं एडसॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में बेसिक डिफरेंस ये है, एब्जॉर्प्शन थ्रू आउट द बॉडी होता है, कंप्लीट बॉडी पर। लेकिन एडसॉर्प्शन की जब हम बात करते हैं तो एडसॉर्प्शन क्या होता है, ओनली ऑन सरफेस। किसी भी कंपाउंड की, किसी भी सब्सटेंस की सरफेस पर एडसॉर्प्शन हम कहेंगे हायर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन सरफेस ऑफ एनी अदर सब्सटेंस। इस सब्सटेंस को हम लोग लिक्विड या गैस भी कह सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ एनी लिक्विड और गैस ऑन सरफेस ऑफ एनी अदर सब्सटेंस। मतलब हायर कंसंट्रेशन हो रहा है किसी भी लिक्विड या गैस का, किस पर, सरफेस पर, दूसरे अदर सब्सटेंस के। अब ये सब्सटेंस को क्या कहते हैं वो हम आगे और समझ लेंगे। लेकिन एब्जॉर्प्शन में आपको क्लियर होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन हम कहते हैं कंप्लीट बॉडी पर एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि एडसॉर्प्शन पे अगर अपन बात करते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे किसी भी लिक्विड या गैस की हायर कंसंट्रेशन। लेकिन कहाँ पे होगी, वो सिर्फ सरफेस पे होगी, ऑन सरफेस ऑफ एनी अदर सब्सटेंस। किसी दूसरे सब्सटेंस की सिर्फ सरफेस पर पाया जाएगा, इसीलिए हम इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं एडसॉर्प्शन। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्लियर है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। एब्जॉर्प्शन पूरी बॉडी पर, एडसॉर्प्शन ओनली ऑन सरफेस, सिर्फ सरफेस पर पाया जाएगा। ठीक, अब हम इसको एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा सिलिका जेल। अब आपके एग्जांपल से समझ में आ जाएगा ये और चीज़। अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग एक सिलिका जेल देखते हैं। जैसे आप लोग कई बार क्या करते हो, शॉपिंग करते हो, शॉपिंग करके लाते हो तो कई बार कुछ ड्रेसेस के साथ, कई बार आप शूज़ लेके आते हो, बुक्स लेके आते हो, तो आपने देखा होगा या तो आप कोई ऑनलाइन चीज़ मंगवाओ या मार्केट से लेके आते हो, कोई पैक होती है चीज़,
उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे पाउच मिलते हैं हमको, हम जैसे वाटर बॉटल भी खरीद के लेके आते हैं, न्यू वाटर बॉटल आते हैं तो आप उसमें देखेंगे सभी लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे पाउच आपको दिखाई देंगे। अगर उस पाउच को आप देखोगे तो उसके ऊपर सिलिका जेल लिखा हुआ होता है। सिलिका जेल आपने देखा होगा, कभी खोलकर भी देखा होगा कुछ बच्चों ने, तो आपको पता चलेगा उसमें छोटे छोटे बारीक से बॉल होते हैं, बॉल छोटे छोटे से छोटी राउंड स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको व्हाइट कलर के, या आप कह सकते हो ट्रांसपेरेंट राउंड स्ट्रक्चर होते हैं। अब वो राउंड स्ट्रक्चर क्या होते हैं? वही सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल का मेन काम क्या होता है कि ये क्या करता है, जो चीज़ों के साथ ये आते हैं ना, उसके अंदर कई बार क्या होता है कि आते आते मॉइस्चर भी आ सकता है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ जाए, थोड़ा पानी आ जाए, तो वो मॉइस्चर को वहाँ से हटाने का काम, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सिलिका जेल क्यों रखा जाता है? ताकि वहाँ जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर को हटा दे, क्योंकि जो भी चीज़ अगर आप काम में ले रहे हो वहाँ पे मॉइस्चर आ जाए तो इट मीन्स वो खराब हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ भी हो सकता है, मतलब आप कह सकते हो फंगस लग सकता है वहाँ पे। तो उसको हटाने के लिए कई बार आप देखोगे नई चीज़ों के साथ आपको सिलिका जेल का पाउच मिलेगा। सिलिका जेल यहाँ पे मैंने आपको बताया कि राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, जो क्या काम करते हैं? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब ये टर्मिनोलॉजी हमें समझ में आ रही है। हमने कहा एब्जॉर्प्शन मतलब कंप्लीट, एब्जॉर्प्शन मतलब सिलिका जेल के मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही वो क्या होगा, इसके सरफेस के ऊपर क्या होगा, मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या बताते हैं, जो यहाँ पे मॉइस्चर है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब ना होकर एड्सॉर्ब हो रहा है। दोनों टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस समझिएगा। एड्सॉर्प्शन मतलब सरफेस फिनोमेना है, ओनली ऑन सरफेस पर पाया जाएगा। इसका एग्जांपल अपन ने सिलिका जेल लिया। एक और टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे काम में लेते हैं, काम में लेते हैं, वो है आपका एक्टिवेटेड चारकोल। सभी ने इसके बारे में नाम सुना होगा। एक्टिवेटेड चारकोल एक ऐसी चीज़ है जो कि वाटर को प्योरीफाई करने के लिए या फिर गैसेस को प्योरीफाई करने के लिए काम में लिया जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल हमने सुना है, तो कई बार आप बहुत गंदा पानी ले आइए और एक्टिवेटेड चारकोल से उसको छान लीजिए तो आपको पानी बिल्कुल साफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल में क्या होता है, ये टाइप कार्बन का ही होता है। एक तरह से आप कह सकते हो इसमें कार्बन ही प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन पोरस फॉर्म में होता है, जहाँ पे क्या होता है, इम्प्योरिटी वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन इम्प्योरिटी क्या होती है, एब्जॉर्ब ना होकर एब्जॉर्ब होती है, मतलब सरफेस पे आके स्टिक हो जाती है इसके सरफेस पे। और अगर अपन चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं बाय हीटिंग प्रोसेस या अदर प्रोसेस के थ्रू आप इसको निकाल सकते हो। तो क्या हुआ, ये एक तरह का सरफेस फिनोमेना हुआ, किसी भी चीज़ की सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन हमें समझ में आया। यहाँ पे हम कह रहे हैं किसी दूसरे एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसके सरफेस पे, दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पर पाई जाएगी तो उसको अपन एब्जॉर्प्शन से बताएंगे। एब्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है, इसको हमने समझा एग्जांपल सिलिका जेल से। सिलिका जेल से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एग्जांपल एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हम इसको एब्जॉर्प्शन के अंदर एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। अब अपन इसके पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। भाई इसके भी दो सब्सटेंस होते हैं, हम कह रहे हैं एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। अब ये क्या चीज़ होती है, सेम जैसे आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे एड्सॉर्प्शन में भी देखेंगे। अब यहाँ पे नाम बदल जाएगा, एड्सॉर्बेंट हो जाएगा और ये एड्सॉर्बेट। सेम चीज़ है, एब्जॉर्बेंट सेम, यही यहाँ पे एड्सॉर्बेंट। वो एब्जॉर्प्शन के लिए था, ये एड्सॉर्प्शन के लिए होगा। एड्सॉर्प्शन के भी हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एड्सॉर्बेंट, एक होता है एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट सेम वही सॉल्वेंट की तरह करेगा। जैसे आपने सिलिका जेल का एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, क्या चीज़ होगी ये, सिलिका जेल। ठीक है। अब यहाँ पे अपन बताते हैं एड्सॉर्बेट मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, वो सॉल्यूट की तरह। अगर आप देखोगे तो दोनों में सेम डिफरेंस है, बस स्पेलिंग का। और एब्जॉर्प्शन के लिए एब्जॉर्बेट काम में लोगे, एड्सॉर्प्शन के लिए एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट, ये टर्मिनोलॉजी आप यहाँ पे काम में लोगे इसके लिए। तो इसके दो पार्ट हो गए। एड्सॉर्बेंट वही हुआ जो कि क्या करता है, विच एब्जॉर्ब्स। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था एब्जॉर्ब्स, तो सेम हम यहाँ पे एड्सॉर्बेंट के लिए लिखेंगे सब्सटेंस विच एड्सॉर्ब्स, जो कि एड्सॉर्ब करता है। और एड्सॉर्बेट के लिए आप क्या बताओगे, सब्सटेंस विच इज बीइंग एड्सॉर्ब्ड। सब्सटेंस जो कि क्या हो रहा है, एड्सॉर्ब्ड हो रहा है, इसलिए अपन इसको एड्सॉर्बेट से बताएंगे। यहाँ पे अपन ने बता दिया जैसे सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। और अगर अपन एग्जांपल लेते हैं, सिलिका जेल किसको एब्जॉर्ब करता है, मतलब क्या एड्सॉर्ब होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बता देंगे मॉइस्चर एड्सॉर्ब होता है। तो ये होगा एड्सॉर्प्शन के पार्ट। एब्जॉर्प्शन में हमने समझ लिया, सेम उसी तरीके से एड्सॉर्प्शन बता दिया हमने, वो कंप्लीट बॉडी फिनोमेना, ये सरफेस फिनोमेना। इसके दो पार्ट हमने देख लिए। एड्सॉर्बेंट होता है जो कि क्या करता है, एड्सॉर्ब करता है। यहाँ पे एड्सॉर्बेट वो हो गया जो कि एड्सॉर्ब हो जाता है, तो ये सॉल्वेंट की तरह होगा, एग्जाम्पल सिलिका जेल।
ये सॉल्यूट की तरह होगा, एग्जाम्पल इसका मॉइस्चर। तो ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है, सभी को समझ में आ गई होगी। आप चाहो तो इन सबको नोट कर सकते हो क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इजीली समझ गए होंगे अभी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के क्या पार्ट होते हैं, एड्सॉर्प्शन, और एड्सॉर्प्शन के क्या क्या पार्ट आपको देखने मिलेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसको अपन बताते हैं इसी की टर्मिनोलॉजी में एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन के बाद हम दो टर्मिनोलॉजी और पढ़ते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अब हम चलेंगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे, जो कि हमारी है ज़ॉर्प्शन। नाम से समझ में आ रहा होगा, ये हमने बताया ज़ॉर्प्शन। अब ज़ॉर्प्शन आप लोग देख लोगे मतलब क्या होगा इसका। ज़ॉर्प्शन हम यहाँ पे बताते हैं, ज़ॉर्प्शन का मतलब कि वो प्रोसेस इन विच एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन प्रोसेस occurs simultaneously। ये चीज समझ में आई। ज़ॉर्प्शन हमने क्या बताया, अभी तक हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन कंप्लीट बॉडी फिनोमेना, एडसॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना। अब ज़ॉर्प्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं, इस टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, तो ज़ॉर्प्शन का मतलब ये होगा जहां पर एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। मतलब आपको ज़ॉर्प्शन में ये दोनों चीज़ें देखने मिलेगी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ज़ॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, ये तो हो गया ज़ॉर्प्शन। ज़ॉर्प्शन के बाद बात करते हैं अपन डीज़ॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, उसके बाद ज़ॉर्प्शन में दोनों चीज़ें होगी। डीज़ॉर्प्शन ज़ॉर्प्शन का उल्टा हो जाएगा। जब हम कहेंगे रिमूवल ऑफ एडसॉर्ब्ड मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ एडसॉर्ब्ड मॉलिक्यूल, उसको हम कहेंगे किससे, डीज़ॉर्प्शन से। इज दैट क्लियर, सभी को समझ में आ गया है ये चीज़। अभी हमने बात करी थी एब्जॉर्प्शन की, देन एडसॉर्प्शन की। ज़ॉर्प्शन हमने कहा जब दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं तो उसे अपन ज़ॉर्प्शन नाम से बताएंगे। डीज़ॉर्प्शन में हम लोगों ने कहा जब क्या कर रहे हैं हम, अभी तक हमने क्या बताया था, एब्जॉर्प्शन एडसॉर्प्शन इनकी बात की थी, तो हम लोगों ने क्या किया, एडसॉर्प्शन का मतलब बताया कि मान लीजिए कि ये कोई और सब्सटेंस है, ठीक है, ये क्या है, एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब आके अटैच हो गया, मतलब ये इससे जुड़ गया, ये जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बताया, इसको बताया ये एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है। लेकिन मान लीजिए किसी भी तरीके से कोई भी प्रोसेस के थ्रू ये अलग हो जाता है इससे, मतलब ये एब्जॉर्बेंट साइड जो है वो क्या हो गया, एड्सॉर्बेंट साइड, और एड्सॉर्बेट वो दोनों अलग हो गए आपस में, तो आप इस प्रोसेस को किससे बताओगे, डीज़ॉर्प्शन से बताओगे। मतलब अटैच मॉलिक्यूल जब अलग हो जाता है अपनी साइड से या जिस पर जुड़ा हुआ है उससे, तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, डीज़ॉर्प्शन कहलाएगा। डीज़ॉर्प्शन क्लियर है सभी को। रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल अटैच हुआ था सरफेस पे अगर वो अलग हो जाता है तो हम उसको किससे बताते हैं, डीज़ॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू बताते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, नोट कर लीजिए आप। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट इस पे। अब सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम लोग आते हैं इसमें डिफरेंस के ऊपर। अभी तक हमने एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन पढ़ा था, अब इसमें अपन डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन, डिफरेंस देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में क्या अंतर है। एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन के लिए हम एक बीच में लाइन खींच के बता देते हैं कि एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन क्या होगा। अभी तक जितना हम पढ़ के आए उसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ये हो गया, एडसॉर्प्शन ये हो गया। एब्जॉर्प्शन में हम लोगों ने बताया था ये क्या होता है, यहाँ पे वन सब्सटेंस एब्जॉर्ब, वन सब्सटेंस क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है अदर सब्सटेंस को यूनिफॉर्मली और कंप्लीटली थ्रू आउट द बॉडी। थ्रू आउट द बॉडी। अब अपन यहाँ पे बताते हैं एब्जॉर्प्शन में हमने यही चीज़ बोली थी कि एक सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है दूसरे वाले को यूनिफॉर्मली और कंप्लीटली करता है थ्रू आउट द बॉडी। लेकिन जब एडसॉर्प्शन पे बताते हैं तो अपन क्या बताते हैं यहाँ पे कि हायर कंसंट्रेशन होगी एक सब्सटेंस की, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वन सब्सटेंस ऑन सरफेस ऑफ अदर, ऑन सरफेस ऑफ अदर।
एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाई जाएगी उसके सरफेस ऑफ अदर, मतलब दूसरे वाले पर। सेकंड बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, जब अपन इसकी बात करते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म रेट से स्टार्ट होता है। इट मीन्स अगर ये प्रोसेस चल रहा होगा तो हम यहाँ पे एक टर्म काम में लेते हैं यूनिफॉर्म रेट। जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इट मीन्स स्पॉन्ज की हम बात कर रहे थे, स्पॉन्ज क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, मतलब उसकी स्पीड कभी कम नहीं होगी और ज़्यादा नहीं होगी। आपको सीधा देखने मिलेगा, यूनिफॉर्म रेट कह सकते हो या यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हो। मतलब अगर वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो एक यूनिफॉर्म स्पीड के थ्रू वो वाटर को एब्जॉर्ब करता रहेगा। धीरे 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 उसमें वाटर जा रहा है तो उसकी स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसा हम नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग में ज़्यादा था बाद में कम हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। वो जिस स्पीड से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा वो थ्रू आउट और लास्ट के प्रोसेस तक सेम बनी रहेगी। तो हम कहेंगे कि जो उसकी रेट होती है या स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के अंदर, तो हम यहाँ पे कहेंगे स्पीड, फास्ट कह सकते हो एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे हम कह सकते हैं इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है, मतलब ज़्यादा होती है। स्टार्टिंग में आप देखोगे एब्जॉर्प्शन जब हो रहा है, सरफेस फिनोमेना हो रहा है, तब यहाँ पे क्या करेंगे, मॉलिक्यूल जब अटैच होना स्टार्ट होंगे तो स्टार्टिंग में उनकी स्पीड बढ़ेगी, अचानक बढ़ेगी। और एट आफ्टर सम टाइम, आप कुछ टाइम बाद इसको देखोगे तो क्या होगा यहाँ पे, इट गेट कांस्टेंट। अब ये कैसे हुआ, हमने कहा स्टार्टिंग में क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी और बढ़ने के बाद हमने कहा आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगी, इट गेट कांस्टेंट। मतलब जो स्पीड है यहाँ पे प्रोसेस की, एब्जॉर्प्शन की, वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब कैसे कांस्टेंट होगी तो उसको समझने के लिए देखिए, एब्जॉर्प्शन की हम बात कर रहे हैं, सरफेस फिनोमेना है। सरफेस पे क्या होगा, मॉलिक्यूल ऐड होना स्टार्ट होंगे। जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, सरफेस पे मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, ऐड होना स्टार्ट हो रहे हैं। अब मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो एक स्पीड होगी, मतलब जितनी सरफेस अपने पास अवेलेबल है वहां तक तो मॉलिक्यूल इसमें ऐड होते जाएंगे। इट मींस स्पीड जो हुई वो क्या हुई, बढ़ गई। लेकिन कुछ टाइम बाद जब इस पे सारे मॉलिक्यूल अटैच हो चुके होंगे तब क्या होगी, वो एब्जॉर्प्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इट मींस अब उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल ऐड नहीं होंगे, तो हम कहेंगे कि स्पीड एक पॉइंट पर आकर तो क्या हुई, बढ़ी, और कुछ टाइम बाद ये कांस्टेंट चलने लगी। तो हम कहेंगे कि स्पीड जो होती है स्टार्टिंग में ज़्यादा है, बाद में क्या हो जाती है, कांस्टेंट होने लग जाती है। अब समझ में आ गया होगा आपको ये लाइन। अब थर्ड वाले प्रोसेस की हम लोग बात कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसके डिफरेंस की। फर्स्ट वाला समझ में आ गया, सेकंड अपन ने बता दिया, यूनिफॉर्म रेट से बता दिया। अब ये जो प्रोसेस है अपन कहेंगे ये वाला प्रोसेस क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। ये जो अपन कह रहे हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन किस तरह का दिखेगा आपको यहाँ पे, स्लो प्रोसेस दिखेगा। मतलब धीरे 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 करके वाटर स्पॉन्ज में एब्जॉर्ब होता जाएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करते हैं तो ये प्रोसेस इसका उल्टा हो जाता है, वो प्रोसेस कैसा हो जाता है, फास्ट प्रोसेस हो जाता है, राइट। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में हमने बता दिया एब्जॉर्प्शन मतलब क्या चीज़ होती है। सेकंड हमने बता दिया इसकी रेट होती है, वो किस तरह से चलेगा, ये यूनिफॉर्म रेट के साथ चलेगा। ये स्पीड जो होगी इसकी पहले फास्ट होगी, बाद में कांस्टेंट हो जाएगी। थर्ड वाले की बात करते हैं कि प्रोसेस स्लो होता है, धीरे 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 करके होता है। लेकिन जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ये प्रोसेस फास्ट होता है, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। इज दैट क्लियर, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एंड व्हाट इज एडसॉर्प्शन। अब अपन आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब ये तो था, हम लोगों ने बेसिक डिफरेंस देख लिया कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एंड व्हाट इज एडसॉर्प्शन। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पर जिसमें हम बताएंगे व्हाट इज टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन। हम लोग एडसॉर्प्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन क्या, एडसॉर्प्शन क्या होता है, दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस देख लिया, कितने पॉइंट्स का होता है, कैसे होता है। अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन के टाइप कैसे होते हैं। अब हमने क्या कहा था कि सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल आके अटैच हो रहे हैं, तो ये हमारा प्रोसेस था एडसॉर्प्शन का। अब ये जो मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं तो इनमें कोई ना कोई फोर्स तो काम करता होगा, कोई ना कोई फोर्स है। तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन ले रहे हैं वो किसके टाइप पे आप लोग इसको डिवाइड करोगे, किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो आप, इसके मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, कि जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट ये दोनों आपस में जो जुड़े हुए हैं वो किस फोर्सेस के थ्रू, किस मॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू जुड़ते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग एड्सॉर्प्शन को, प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होंगे, एक अपन नाम से बता देते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और एक हम लोग बताते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। नाम से समझ में आ गया होगा सभी को, जब हम बात कर रहे हैं फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन की।
फिजिकल मतलब यहाँ पे क्या होंगे, कुछ दूसरे फोर्सेस काम करते होंगे, जैसे हम काम में लेते हैं वॉन डेर वाल फोर्सेस। जब कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, जुड़ता है, तो अब अपन क्या बताते हैं, या तो वो क्या करता होगा, बॉन्ड से जुड़ेगा या फिर कोई फोर्सेस के थ्रू जुड़ेगा। अगर अपन फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में हम बता सकते हैं जैसे कि वॉन डेर वाल फोर्स। वॉन डेर वाल फोर्स मॉलिक्यूल को बांधे रखने का काम करता है। किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में अगर अपन कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स है तो वो कौन सा होगा, वॉन डेर वाल फोर्स होगा, जो हम फिजिकल एब्सॉर्प्शन में पढ़ेंगे। सेकंड अपन बताते हैं केमिकल एब्सॉर्प्शन, मतलब यहाँ पे अगर एब्सॉर्प्शन हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस होगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा होगा, नाम से समझ में आ रहा है केमिकल होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल होगी, बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि इनके बीच में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो बनता है वहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड में कौन से वाले बॉन्ड आते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे पाए जाएंगे। तो आपको दो टाइप समझ में आए इसके, एक हुआ फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक हुआ केमिकल एड्सॉर्प्शन। इसको हम लोग फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम अगर अपन पढ़ें, कहीं आपसे पूछ लिया जाए भाई फिजिसॉर्प्शन बताइए, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए एड्सॉर्प्शन के दो टाइप हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन जिसको हम लोग फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं, और यहाँ पे केमिकल एड्सॉर्प्शन को हम लोग केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम केमिसॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। इज दैट क्लियर? अब फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के अंदर हम लोग पॉइंट वाइज इसमें डिफरेंशिएट करते चलेंगे कि ये जो टाइप है, ये टाइप किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं। सबसे पहला टाइप हम लोग बता देते हैं, इसमें कौन सा, किस चीज़ की बात करेंगे, हम लोग फोर्सेस की बात करेंगे, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे ही तो दोनों को डिवाइड किया है। तो यहाँ पे हम लोग बता देते हैं कि कौन सा फोर्स काम करेगा। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होगा वो होगा वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर फोर्स जो काम करेगा वो वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो काम होगा वो वॉन डेर वाल फोर्स यहाँ पे काम करेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। कौन से मॉलिक्यूल के बीच में? बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, इन दोनों के जो मॉलिक्यूल हैं, मतलब कि एक जो चिपक रहा है मॉलिक्यूल और एक जो चिपका रहा है अपने सरफेस पे दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट, इन दोनों के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा वो कौन सा वाला करेगा, फिजिसॉर्प्शन में, वो होगा अपना वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सेकंड बात कर लेते हैं अपन, केमिसॉर्प्शन के अंदर आते हैं। केमिसॉर्प्शन पे जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे बताएंगे कि कौन सा फोर्स काम करेगा। तो फोर्स यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, केमिकल टाइप का, जिसके अंदर अपन क्या बताएंगे, यहाँ पे केमिकल के अंदर बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा वो क्या प्रेजेंट होगा, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया। हमने कहा फिजिसॉर्प्शन की बात की तो हमने यहाँ पे क्या बताया, वॉन डेर वाल फोर्सेस होते हैं जो किसके मॉलिक्यूल में मिलेंगे, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड काम करेगा वो बॉन्ड होगा, क्योंकि ये केमिकल एड्सॉर्प्शन है। इट मीन्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, कोई केमिकल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा, और वो बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे वर्क करेगा। इज दैट क्लियर? अब हम यहाँ पे बताते हैं ये जो बॉन्ड होता है, ये अगर हम नाम बता रहे हैं, अगर आप लोग पढ़ के आए हैं पहले से ही केमिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं, तो हमें पता है कि अगर मैं पूछूं वॉन डेर वाल फोर्स या फिर कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड और वॉन डेर वाल फोर्स के बीच में आप बात करोगे तो दोनों में कौन सा वाला फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वॉन डेर वाल की बात कर लेते हैं अपन, ये जो फोर्स होगा, और ये हम बात करते हैं कोवेलेंट की बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको खुद को पता है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इट मीन्स हमें समझ में आ रहा है कि ये वाला जो बॉन्ड बनेगा, ये वाला जो फोर्स काम करेगा, या फिजिसॉर्प्शन जो होगा वो क्या होगा, एक तरह का वीक कह सकते हैं हम इसको। ये जो होगा, ये प्रोसेस, ये कैसा होगा, वीक होगा। और जबकि अपन सेकंड वाले में बात करते हैं तो ये केमिसॉर्प्शन जो अपना प्रोसेस है, केमिकल एड्सॉर्प्शन जो है, केमिकल एड्सॉर्प्शन आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का मतलब समझ में आया, यहाँ पे हमने कहा वीक बॉन्ड, यहाँ पे हमने कहा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इट मीन्स फिजिसॉर्प्शन नाम से समझ में आया, वॉन डेर वाल फोर्स काम कर रहा है। वॉन डेर वाल फोर्स वीक फोर्स होता है। इट मीन्स कि जो अट्रैक्शन यहाँ पे हुआ है, जो एड्सॉर्प्शन हुआ है सरफेस पे, वो इजीली ब्रेक भी हो सकता है। नाम से समझ में आया। तो हमने क्या कहा, इसको बॉन्ड वीक बॉन्ड है। हम जानते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है, अगर वीक बॉन्ड है तो उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। इसका मतलब तीसरा पॉइंट यहीं से निकल के आता है कि ये प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। आपको नाम समझ में आया यहाँ पे। और अगर इसका अपोजिट हम चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा,
इरिवर्सिबल होगा। अब ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, थोड़ा समझ में आया होगा। फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन की हमने बात की थी। वॉन डेर वाल फोर्स नाम से समझ में आ गया, मॉलिक्यूल के बीच में इसका मतलब बॉन्ड कैसा बना रहा है, वीक बना रहा है। वीक बॉन्ड का मतलब आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा हो गया हमारा, रिवर्सिबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, गैसेस को एब्जॉर्ब करता है, जो इम्प्योरिटी वाली गैसेस होती हैं या अदर गैसेस होती है उनको इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। अब अगर हमें क्या करना है कि एक्टिवेटेड चारकोल से गैसेस को रिमूव करना है, आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर दे दो। अगर आप टेम्परेचर दोगे, उसको हीट करोगे, तो हीट करने के बाद क्या होगा, गैसेस रिमूव हो जाएंगी, एक्टिवेटेड चारकोल अलग हो जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पे फोर्स था, जो मॉलिक्यूल के बीच में किसमें, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स था वो वीक बॉन्ड था, वीक फोर्स था, तो वो क्या हो गया, रिवर्सिबल, मतलब आसानी से टूट गया। आपको एक्टिवेटेड चारकोल आपका एज इट इज मिल गया। तो ये क्या सारे टाइप हम किस में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स ऑप्शन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अब बात करते हैं जब हम लोग केमिक्स ऑप्शन में, केमिकल एब्जॉर्प्शन में, हमने कहा कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा मतलब वो इरिवर्सिबल होगा, मतलब आप उसको हीट करके या दूसरी चीज़ों के थ्रू आप उसको आसानी से तोड़ ही नहीं सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि ये क्या क्या पॉइंट होते हैं। अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे बात कर लेते हैं हम लोग, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन अगर हम यहाँ पे फिजिक्स ऑप्शन प्रोसेस में देखते हैं तो वो होती है -20 टू -40 किलो जूल पर मोल। अब ये क्या होती है हम समझ लेते हैं, मैं आपको पहले बता देती हूँ कितनी कितनी पाई जाती है। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन अगर अपन देखेंगे, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन निकलेगी, अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन में देख रहे हैं तो 20 to 40, और ये चीज़ अगर हम केमिकल्स ऑप्शन में देखते हैं, केमिक्स ऑप्शन में देखोगे तो 200 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल होगी, राइट। अब ये क्या चीज़ होती है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। आप इसकी डेफिनेशन नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है, यहाँ पे अपन बताते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ adsorbate, when 1 mole of adsorbate adsorb on surface of adsorbent, then amount of energy released known as heat of adsorption। अब ये नाम से समझ में आ गया, डेफिनेशन मैंने आपको लिख के बता दी। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन अपन कैसे बताएंगे, जब 1 मोल एड्सॉर्बेट का एब्जॉर्ब होता है कहाँ पे, एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे। एड्सॉर्बेंट मतलब स्पॉन्ज के ऊपर बताया था हमने, जैसे हम कह सकते हैं सिलिका जेल पे एक मॉइस्चर का मॉलिक्यूल आके जुड़ गया, तो अपन ये एड्सॉर्बेट बता रहे हैं, मतलब 1 मोल आया मॉइस्चर का, वो आके जुड़ा सिलिका जेल पे, एड्सॉर्ब हो गया, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। आप कभी भी ध्यान रखिए, जब भी कोई बॉन्ड बनता है या कोई मॉलिक्यूल आपस में आके जुड़ते हैं, इसका मतलब वो कहाँ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं। स्टेबिलिटी की ओर जाते हैं तो इसका मतलब कोई कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे, तो बनने के बाद क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा। तो जब हम ये प्रोसेस पढ़ते हैं एड्सॉर्प्शन, तो हम यही बताते हैं एड्सॉर्प्शन मतलब क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे पे आके अटैच हो रहा है, अगर वो जुड़ते हैं तो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को बाहर निकालेंगे, और जब अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकालते हैं तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। एक्सोथर्मिक अपन क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में इंग्लिश में एक्सोथर्मिक अपन प्रोसेस कहेंगे। एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस जहाँ पे कोई कंपाउंड बन रहा है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, और रिलीज होने वाली एनर्जी को हम किससे बताते हैं, नेगेटिव से बताते हैं, नेगेटिव साइन से बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लिखा है, इसका मतलब फिजिकल प्रोसेस के अंदर तो क्या हो रहा है, इतना कम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है, लेकिन अगर केमिकल एड्सॉर्प्शन की हम बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। यहाँ पर जब आपको पता है केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो केमिकल बॉन्ड
पहले वाले से ज़्यादा स्थायी होगा, और कोई कंपाउंड जितना ज़्यादा स्थायी कब होगा, जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी। तो आप देख के समझ सकते हैं कि ये वाला वीक है और ये वाला स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसने बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकाल दी। और हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमें समझ में आ गया जब हमने कहा कि सिलिका जेल के ऊपर 1 मोल मॉइस्चर का एब्जॉर्ब होता है, तो एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ से निकलती है उसको अपन हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन में बताते हैं। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया कि जब सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल आके जुड़ रहा है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। क्यों निकलेगी? ताकि मॉलिक्यूल क्या हो सके, स्टेबल हो सके, स्थायी हो सके। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन में बताते हैं। और यही पॉइंट हमने यहाँ पे लिया। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब यहाँ पे फिजिकल वाले प्रोसेस में देखा तो कम निकल रही है, इसका मतलब वॉन डेर वाल्स फोर्स कम वर्क कर रहा है, मतलब वो बॉन्ड को वीक बनाता है। यहाँ पे हमने देखा केमिकल बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, इसका मतलब कंपाउंड ज़्यादा स्थायी होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इस वजह से यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से निकल रही है। इज दैट क्लियर कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में किस तरह से होगा और केमिकल एब्जॉर्प्शन में किस तरह से वर्क करेगा। उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पे, जब फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, दे फॉर्म मल्टी लेयर। मल्टी लेयर मतलब इस तरीके से हम कह रहे हैं किसी कंपाउंड की सरफेस पे, मैं आपको बताती हूँ, जैसे सब्सटेंस है, यहाँ हम कह सकते हैं इसको, ये क्या है अपना एड्सॉर्बेंट है। एड्सॉर्बेंट पर जब कोई एड्सॉर्बेट आके जुड़ता है या अटैच होने लगता है, ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे आके इस पे अटैच हो रहे हैं, अटैच होना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अपन यहाँ पे बता रहे हैं कि धीरे धीरे क्या करेंगे, ये लेयर बनाएंगे। अब जब अपन ने कहा वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकती है, ये एक लेयर बन सकती है। मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, एड्सॉर्बेंट और आके इस पे जुड़ सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक और लेयर बन गई। फिर और आके मॉलिक्यूल जुड़ते जा रहे हैं, तो ये देखिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, इसे आपको देख के समझ में आ जाएगा। एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्बेट की 3 से 4 लेयर यहाँ पे बन गई। तो जब अपन फिजिकल वाले की बात करते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो आप कह सकते हो एड्सॉर्बेट की एक के ऊपर एक बहुत सारी लेयर्स आके जुड़ सकती हैं, क्योंकि वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब काम करता है तो मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने से आपको मल्टी लेयर फॉर्म यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन सिर्फ किस में दिखेगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में दिखेगा। और जब अगर हम बात करते हैं अपने केमिकल एब्जॉर्प्शन में, तो ये दे फॉर्म ओनली 1 लेयर या दे फॉर्म मोनोलेयर, ये सिर्फ एक ही लेयर बनाते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्ड बनने का मतलब एक मॉलिक्यूल की ही लेयर बनेगी। यहाँ पे आपको जैसे मॉलिक्यूल की लेयर आपको यहाँ पे दिख रही है, मल्टी लेयर दिख रही है, वैसी लेयर आपको केमिकल वाले पार्ट में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। केमिकल बॉन्ड बनाता है तो सिर्फ ये एक सिंगल या मोनो लेयर ही फॉर्म करेगा। तो ये डिफरेंस है बीच में फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बीच में और केमिकल एब्जॉर्प्शन के बीच में, ये डिफरेंस हमने देख लिए। अब इसके बाद एक और लास्ट डिफरेंस हम देख लेते हैं, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। एक लास्ट हम लोग देखते हैं, इसमें ये वर्क करता है या दिस प्रोसेस ओनली वर्क ऑन लो टेम्परेचर, ये सिर्फ कम तापमान पर ही काम करेगा और इट वर्क्स ऑन ऑल टेम्परेचर। अब यहाँ पे अपन लास्ट पॉइंट अपना डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने सारे पॉइंट डिस्कस किया, अब फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हम एक और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पॉइंट कह रहा है कि ये जो प्रोसेस ये वर्क करेगा किस पर, लोअर टेम्परेचर पे, मतलब अगर तापमान कम है तो ही काम करेगा, नहीं तो ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अब आप इसको कैसे समझोगे, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, हमने कहा बहुत सारे मॉलिक्यूल आके जुड़ गए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको हीट देती हूँ, गर्म करती हूँ, जैसे ही गर्म करूंगी तो मॉलिक्यूल का बीच का जो फोर्स है वो क्या होगा, टूटने लग जाएगा धीरे धीरे, और टूटने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे मॉलिक्यूल अलग होने लग जाएंगे। इसका ये यहाँ से जो थे ना जुड़े हुए, वो धीरे धीरे करके मॉलिक्यूल दूर जाने लग जाएंगे। अब आप देख के समझ सकते हो कि कहाँ 3 लेयर थी, कहाँ एक ही लेयर रह गई, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। जैसे आपने इसको हीट करा, हीट करने का मतलब वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक है, आसानी से टूट जाएगा। टूटने के बाद अपने अलग अलग मॉलिक्यूल में चला जाएगा। अब यहाँ पे टूटने के बाद हमने बोला इसका मतलब ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ कम तापमान पर ही काम करेगा। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया या तापमान बढ़ा, तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हुआ था, वो एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। यही फिजिकल वाले की बात है। वॉन डेर वाल्स फोर्स से वॉन डेर वाल्स फोर्स क्या करता है, वीक बॉन्ड बनाता है, तो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होने के बाद क्या होता है कि कम टेम्परेचर पर ही काम करेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे ये वापस
चेंज हो जाएगा, मतलब अपनी वापस सेम पोजीशन में आने लग जाएगा। तो ये सारे पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। अब यहाँ पे केमिकल वाले की बात करते हैं कि केमिकल बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड जब आपने बताया बनता है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो रिवर्सिबल नहीं होगा। रिवर्सिबल नहीं होगा मतलब आप उसको कोई भी टेम्परेचर आप दे दोगे तो सभी टेम्परेचर पे वो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, तभी तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाली ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टेबल हो सके। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गए, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है और केमिकल एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। अब इसको समझने के लिए एक लास्ट एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसके लास्ट पॉइंट में आप एक एग्जांपल देखोगे। एग्जांपल जैसे हम लोग बात करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल की, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक्टिवेटेड चारकोल जब आप यहाँ पे काम में लेते हो, एक्टिवेटेड चारकोल का क्या काम है, अलग अलग गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेना। अब जब ये गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेना, जब ये गैसेस को एब्जॉर्ब करता है तो क्या होगा, गैसेस को एब्जॉर्ब करने के बाद फुल हो गया और हमें चाहिए कि हम इसको वापस काम में लेना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक्टिवेटेड चारकोल को आप हीट कर दो, गर्म कर दो। जैसे ही आप उसको हीट करोगे या गर्म करोगे तो गर्म होने के बाद इसमें से जितनी गैसेस एब्जॉर्ब थी वो सारी वापस हट जाएंगी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, रिवर्सिबल हुआ। ये आपको समझ में आ गया पॉइंट, रिवर्सिबल कैसे होगा। आपने एक्टिवेटेड चारकोल को हीट किया, हीट करने पर गैसेस वापस बाहर निकल गई और ये हमको जैसा पहला फॉर्म में था एज इट इज वापस मिल जाएगा। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन में एग्जाम्पल की। केमिकल एब्जॉर्प्शन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जैसे सिल्वर, गोल्ड और हम बात करते हैं प्लेटिनम। आपने पढ़ा होगा सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ऐसी धातु है या ऐसी मेटल है जो इजीली कहीं भी रिएक्ट नहीं करती। तभी तो अपन कहते हैं सोना चांदी प्लेटिनम पे कभी भी जंग नहीं लगता। क्यों जंग नहीं लगता, तांबे पे लग जाता है, ठीक है, दूसरी चीज़ों पे लग जाता है, ब्रास पे लग जाता है, तो ये दूसरी मेटल्स पे जंग क्यों लगता है, क्यों सारी मेटल खराब हो जाती हैं। आयरन है वो भी मेटल है, ये भी मेटल है, खराब हो जाती हैं, लेकिन इन तीनों पे कभी भी जंग नहीं लगता। तभी तो ये ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए काम में ली जाती है। तो क्यों ली जाती हैं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती हैं, ये रिएक्ट नहीं करती। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं इनके प्रोसेस में तो हम कहते हैं ये ऑक्सीजन से कुछ समय के लिए रिएक्ट कर जाती हैं, कुछ समय के लिए रिएक्ट करती हैं। तो रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेती हैं, ये अपने ऑक्साइड्स बना लेती हैं। आपको जब इसमें देखोगे जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा, ये अपने ऑक्साइड्स बना लेगा। सिल्वर का ऑक्साइड मिलेगा आपको, प्लेटिनम का ऑक्साइड मिलेगा और गोल्ड का ऑक्साइड मिल जाएगा, जो कुछ समय के लिए स्टेबल होता है लेकिन ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन अपन क्या बताते हैं, मतलब केमिकल बॉन्ड का बनना। केमिकल बॉन्ड बन जाता है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, राइट। उसके बाद हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं जैसे कि निकिल कैटेलिस्ट क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो अपनी सरफेस पे क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन मतलब ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। थर्ड अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं और अच्छा एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए ग्रेफाइट है आपके पास। ग्रेफाइट हम लोगों को पता है क्या चीज़ है, ये कार्बन का ही पार्ट है। कार्बन के अगर अपन एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो क्या हुआ, ग्रेफाइट एक एलोट्रॉप इसमें माना जाता है। अब अगर अपन कहते हैं ग्रेफाइट के ऊपर ऑक्सीजन ने अटैक किया, ऑक्सीजन अटैक करता है इसके ऊपर एक मॉलिक्यूल, अपन कह सकते हैं एक एटम। ऑक्सीजन का एक एटम बताना हो तो अपन इसको हाफ O2 से बताते हैं। अगर ग्रेफाइट मतलब इसमें कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन रिएक्ट करता है जब हाफ ऑक्सीजन के साथ, तो आपको यहाँ पे मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब ग्रेफाइट के ऊपर अगर ऑक्सीजन अटैक करता है तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बन चुका है, अब आप देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के बाद अब आप चाहते हैं कि हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें, ब्रेक करके ग्रेफाइट हमें वापस मिल जाए किसी भी प्रोसेस के थ्रू, चाहे हम हीटिंग से करें या कोई और अपन केमिकल प्रोसेस यहाँ पे काम में लें। अगर आप केमिकल प्रोसेस यहाँ पे काम में लेंगे और इसको तोड़ना चाहेंगे तो आपको ये कंपाउंड टूटने के बाद ग्रेफाइट आपको अलग से मिल जाएगा, लेकिन सिंगल ऑक्सीजन एटम आपको अलग नहीं मिलेगा, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का ही 1 मोल मिलेगा। इट मीन्स ग्रेफाइट जो पूरा कार्बन से बना हुआ है, इस ग्रेफाइट में से एक कार्बन ने जाके एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लिया और एक CO आपको अलग मिलेगा। ग्रेफाइट आपको एक एटम छोड़ के एज इट इज ग्रेफाइट आपको पूरा मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम क्या करते हैं, इन कंपाउंड को जो बॉन्ड बन चुका है उस बॉन्ड को जब आप ब्रेक करोगे तो वो अपने वापस से एज इट इज फॉर्म में नहीं आएगा। अगर अपन कहते हैं कि ग्रेफाइट ऑक्सीजन मिले थे, हमें वापस से टूटने के बाद ग्रेफाइट और ऑक्सीजन मिलना चाहिए था, पर जो बॉन्ड बना वो क्या बॉन्ड बना, केमिकल बॉन्ड बना। केमिकल बॉन्ड कभी भी ब्रेक होकर सिंपल कंपाउंड में नहीं टूटता। अगर वो टूटता भी है तो आपको कोई और ही प्रोडक्ट मिलेगा, वो एज इट इज अपनी सिंपल या हम कह सकते हैं प्रीवियस फॉर्म में नहीं आएगा, पहले वाली फॉर्म में नहीं आएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा दोनों बॉन्डिंग के बीच में कि फिजिकल वाला हम वापस से रिवर्सिबल कर सकते हैं, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं होगा। इसका ये एग्जाम्पल ग्रेफाइट से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ग्रेफाइट पे ऑक्सीजन ने अटैक किया,
एक एटम ने अटैक किया तो अटैक करने के बाद क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। लेकिन जब हमने वापस से बॉन्ड को किसी भी तरीके से तोड़ा, तोड़ने के बाद ग्रेफाइट तो हमें मिल गया, लेकिन एक एटम ऑक्सीजन से ही जुड़ा रह गया, वो खुद आपस में टूट के कार्बन और ऑक्सीजन या अलग अलग एटम नहीं हो पाए। तो ये केमिकल एड्सॉर्प्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि जो बॉन्ड होता है वो इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर कि एड्सॉर्प्शन के टाइप हम लोगों ने देख लिए, फिजिकल होता है, केमिकल होता है। फिजिकल वाला रिवर्सिबल है, इजीली चेंज हो सकता है, लेकिन केमिकल वाला चेंज नहीं होता क्योंकि वो वॉन डेर वाल फोर्स से जुड़ा है तो अलग हो जाता है, लेकिन ये केमिकल बॉन्ड बनाता है तो ये आसानी से अलग नहीं होता। तो ये क्लियर हो गया आपको फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन किस तरीके से पाया जाता है। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे, जो अपन बताते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ ली। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, जॉर्प्शन, डीजॉर्प्शन, ये सब पढ़ा हमने। डिफरेंस देख लिया एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन के भी टाइप देख लिए, दो, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन के टाइप देखे, डिफरेंस देखे, उनके एग्जाम्पल से समझा। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बाद में आराम से पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात पे चलते हैं अपने, फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली तो कुछ ना कुछ तो फैक्टर होंगे जो इसको अफेक्ट करते होंगे। फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते होंगे उसको समझने के लिए हम देख लेते हैं। पहला फैक्टर किससे रिलेटेड होगा, एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो अपन बोलेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टरों में दो फैक्टर तो आपको क्या मिल जाएंगे, इफेक्ट ऑफ, दो फैक्टर की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो हम लोग बताएंगे किस तरीके से मिलता है ये। तो यहाँ पे अपन फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन देख रहे हैं क्लास। फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन में आपको चार टाइप मिल जाएंगे, जिसमें अपन पहला बताएंगे नेचर ऑफ एड्सॉर्प्शन, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। सेकंड बताएंगे अपन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। थर्ड आ जाएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और नेक्स्ट है इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, फैक्टर किस तरह से अफेक्ट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में अपन बात कर लेते हैं नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। फर्स्ट वाले के लिए अपन डिस्कस कर लेते हैं नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट के बारे में। तो हम यहाँ पे देखेंगे एड्सॉर्बेंट का नेचर जो होगा वो डिसाइड करेगा कि कितना यहाँ पे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो। इसका वो सीधा हम ये बता सकते हैं, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट से बताते हैं, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है सरफेस फिनोमेना, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, चार फैक्टर आते हैं। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, सेकंड आता है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, एक तो क्या कर रहा है, एड्सॉर्ब कर रहा है, एक एड्सॉर्ब हो रहा है। थर्ड वाले में अपन बताते हैं इफेक्ट, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा। फोर्थ वाले में हम बताते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा। फर्स्ट वाले को यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। इसको समझने के लिए हम लोग सीधा बात करते हैं, ये इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग, सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक बकेट ली, बकेट में पानी भरा हुआ है, बकेट में, राइट। अब अपन एक कंडीशन ले लेते हैं कि ये वाटर है, वाटर बकेट है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। अपन सेकंड थिंग ले लेते हैं, ये फ्लोर है, जिस फ्लोर के ऊपर वाटर जो है, वाटर क्या हो गया, गिर गया, फैल गया। इतना लंबा फ्लोर है जिसके ऊपर क्या हुआ, वाटर फैला हुआ है, ठीक है। और अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं सन रेज की। अब आप देखिएगा वाटर बकेट है जिसमें वाटर फिल है। सेकंड यहाँ पे मैंने कहा फ्लोर के ऊपर वाटर प्रेजेंट है, वाटर गिर गया, या अपन कह सकते हैं पानी गिर गया, पानी पड़ा हुआ है। अब जैसे ही सन रेज के कांटेक्ट में दोनों चीज़ें आती हैं, आप मुझे बताइए इवैपोरेशन किस में सबसे ज़्यादा होगा, किस में फास्ट होगा और किस में सबसे ज़्यादा होगा। अगर आप इन दोनों कंडीशन में देखेंगे तो वाटर वेपराइज इसमें बहुत स्लो होगा, या हम कह सकते हैं वाटर इतना था तो थोड़ा इतना रह जाएगा। लेकिन अगर आप फ्लोर की बात करो और उस पर पानी गिरा हुआ है और वो सन रेज के कांटेक्ट में आता है, इसका मतलब उसमें वेपरेशन प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा। इवैपोरेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पानी पूरा भाप बन के उड़ जाएगा।
अब ये चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पे सरफेस एरिया इतना सा, यहाँ पे सरफेस एरिया इतना सारा, इसका मतलब यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ गया है, यहाँ पर सरफेस एरिया कम है। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन बढ़ेगा। ये क्लियर है? इज दैट क्लियर? ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई कि जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन बढ़ेगा। अब अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। एक तो है यहाँ पे स्मूथ सरफेस प्रेजेंट है आपके पास किसी सब्सटेंस की, किसी कंपाउंड की, और अपन यहाँ पे एक ले लेते हैं कुछ ऐसी रफ सरफेस प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो आप क्या बताएंगे? स्मूथ में ज़्यादा होना चाहिए कि रफ में ज़्यादा होना चाहिए? अगर हम लोग देखें तो रफ में हमें सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर आप रफ सरफेस को आप देखोगे, सरफेस कैसी ऊपर नीचे है, मतलब सरफेस ज़्यादा एक्सपोज हो रही है स्मूथ सरफेस के कंपैरिजन में। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन आपको रफ सरफेस में सबसे ज़्यादा मिलेगा। आप इसको देखिएगा, सोचिएगा इसके बारे में कि इन दोनों में से कौन सा होगा, तो आपको मिलेगा रफ सरफेस में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस की बात कर ली हमने। उसके बाद हम बात करते हैं चारकोल की। अभी तक हम डिस्कस करके आ रहे हैं भाई चारकोल कोई चीज़ होती है। अब चारकोल जो होता है वो क्या होता है? कार्बन ही होता है जो पाउडर फॉर्म में हमें पाया जाता है, पाउडर फॉर्म में मिलता है। अब अगर हम चारकोल को ले लेते हैं, अब चारकोल की बात कर लेते हैं, या तो वो क्या हो, सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल हो आपके पास, ये है इसका चारकोल का सॉलिड फॉर्म, और ये होता है पाउडर फॉर्म। जैसे पाउडर आप लोग देखते हो, ये मैं बना नहीं पा रही, आप समझ जाइए, थोड़ा इमेजिन कर लीजिए, सॉलिड है और ये पाउडर है। अगर मैं चारकोल को सॉलिड फॉर्म में रखूँगी तो क्या इसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, इसका मतलब सरफेस एरिया यहाँ पर कम है। और अगर अपन चारकोल को ही पाउडर की फॉर्म में कर ले, पूरा चूरा कर लिया जाए इसका, पूरा इसको पाउडर बना लिया जाए, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की स्पीड बढ़ गई है। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन आपको सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? पाउडर फॉर्म में मिलेगा। तो एब्जॉर्प्शन जो है चारकोल का पाउडर फॉर्म में ज़्यादा होगा, सॉलिड में कम होगा, नहीं तो नहीं पर कम पाया जाएगा। अब अपन एक और देख लेते हैं, चारकोल के भी दो टाइप होते हैं। अगर आपने देखा हो, एक चारकोल तो है आपके पास नॉर्मल चारकोल कह सकते हैं हम लोग, और एक होता है एक्टिवेटेड चारकोल। नॉर्मल चारकोल जो होगा वो आपको नॉर्मली दिख जाएगा, नॉर्मल रहेगा। लेकिन एक्टिवेटेड चारकोल और नॉर्मल चारकोल में क्या डिफरेंस है? चारकोल नॉर्मल वाला जो होता है वो एज ए सिंपल मिलेगा आपको, लेकिन जब हम बात करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल की, तो एक्टिवेटेड चारकोल को क्या किया जाता है? इसको हीट किया जाता है, हीट करके इसे एक्टिव बनाया जाता है, या फिर इसे किसी अदर कंपाउंड, अदर केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाता है। या तो इसे हीट करेंगे या इसको ट्रीट करेंगे। जब नॉर्मल चारकोल को हम हीट या फिर ट्रीट करते हैं किसी केमिकल के थ्रू, या इसको हीट किया जाता है, तब ये एक्टिवेटेड चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक्टिवेटेड चारकोल नाम से समझ में आ रहा है ज़्यादा एक्टिव होगा। जो चीज़ ज़्यादा एक्टिव होगी वो क्या होगी? एब्जॉर्प्शन को भी ज़्यादा दर्शाएगी। नॉर्मल चारकोल जो पहले से ही पड़ा हुआ है, एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिव चारकोल जिसको हीट किया या कोई केमिकल कंपाउंड के साथ ट्रीट करवाया, तो ऐसा बना दिया हमने ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ाई जाए या बढ़ाए हम, तो एक्टिवेटेड चारकोल की एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ गई, इस वजह से इसमें एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल चारकोल। तो ये हमको समझ में आ गया। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट क्या होगा कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस या एब्जॉर्प्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट पे। ये आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू, अलग अलग एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे, इसके थ्रू आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले में, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेट क्या है? वो कंपाउंड जो कि क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। ये लिक्विड भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है। अगर ये हम बात कर लेते हैं पहले इसमें, अगर ये गैस है, गैस होगा तो गैस के अंदर हम लोग देखेंगे सबसे पहले गैस के बारे में। अगर अपन बात करते हैं कि नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं दो तरीके के हो सकते हैं, या तो गैस हो सकता है या फिर क्या हो सकता है आपका सॉल्वेंट हो सकता है। सॉल्वेंट बोल दीजिए, या कि हम कहते हैं इसको ईजी और भी लिक्विड बता देते हैं, गैस या फिर लिक्विड। तो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट की बात करते हैं हम लोग, गैस और लिक्विड हो सकता है। अब हम बात करते हैं, पहले हम गैस की बात कर लेते हैं। अब कौन सी गैस है जो कि क्या होगी? एक अच्छी एब्जॉर्प्शन को शो करेगी या एक अच्छी एब्जॉर्बेट होगी। तो अच्छी एब्जॉर्बेट होने के लिए किसी भी लिक्विड, किसी भी गैस की हम बात करते हैं, तो वो गैस ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करेगी जो कि क्या होगी? ईजिली लिक्विफाई हो जाए। आप लोगों ने लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा हो तो हम लोग बता देते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ गैसेस को अगर हम कम तापमान पर लेके आए, लो टेम्परेचर पे लेके आए, तो वो क्या हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। और लिक्विड में कन्वर्ट होने का हम प्रोसेस को क्या बताते हैं? लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अब लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग TC या फिर हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर बताते हैं।
क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन आप लोगों को पहले से पता होगी, नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस अपने लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे ही इस टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर अगर अपन बढ़ाते हैं तो उसके बाद वो गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाती। मतलब गैसेस को लिक्विफाई करना हो तो आपको भी पता है गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, लिक्विड के थोड़े पास होते हैं। गैस को ठंडा करना मतलब उसके मॉलिक्यूल का पास पास आ जाना, उसके मॉलिक्यूल का पास आना मतलब उनका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी गैस अपने लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, मतलब इसका क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर लेते हैं हम लोग। क्रिटिकल टेम्परेचर अगर इसका होगा ज़्यादा, इसका मतलब उसका गैस का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, या इसको कह सकते हैं हम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसका मतलब वो गैस इजीली लिक्विफाई होगी, इसका मतलब क्या होगा, उसका लिक्विफिकेशन ऑफ गैस क्या होगा, बढ़ जाएगा। जहाँ पे गैस का लिक्विफिकेशन बढ़ गया या इंक्रीज हो गया, इसका वैल्यू ज़्यादा होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इंक्रीजेस, गैसेस का लिक्विफिकेशन, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ते ही गैस आसानी से लिक्विफाई मतलब लिक्विड में बदल जाएगी, लिक्विड में बदलेगी, इसका मतलब इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको समझने के लिए हम एक टेबल यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ क्या है। अब अपन यहाँ पे बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया एक टेबल ड्रॉ करी है यहाँ पे हम लोगों ने, आप देख सकते हैं। जैसे ये टेबल आप लोग देखेंगे, अभी हम लोगों ने क्रिटिकल टेम्परेचर की बात की थी। मैंने आपको बताया था एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी गैस जो है वो अपने लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर से बताते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे ही गैस अपने लिक्विड में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो वो मिनिमम टेम्परेचर या वो एक आप कह सकते हैं कम से कम तापमान जिस पे कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। अब जैसे एक टेबल आपको यहाँ पे बना के बताई है, जिसमें आप देख सकते हो डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, CO2, मीथेन, CO, N2, H2। अब आपको देखने से पता चल रहा होगा डिफरेंट गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। क्रिटिकल टेम्परेचर सबके अलग अलग वैल्यूज दे दिए हैं, जैसे SO2 के लिए देख सकते हो 430, देन 406, 304, ऐसे करते करते लास्ट तक आते आते क्या हो रही है, सारी डिक्रीज हो रही है। अब आप देखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे डिक्रीज होता जा रहा है, अमाउंट एब्जॉर्ब्ड इन ml, मतलब ये गैसेस का वो अमाउंट है जो कि क्या हुआ है, लिक्विफाई हो चुका है और उनको हमने ml में कन्वर्ट कर लिया। ml से समझ में आ गया होगा, मतलब गैसेस जो क्या है अपने लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे वे लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब आप देखेंगे जैसे यहाँ पे अगर इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 430 है तो अमाउंट आपको सबसे ज़्यादा मिला है। इसी तरह से अगर अपन जैसे ही लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यहाँ पे अगर हम L2R, जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आप देखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीजेस। ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर वाली रो है इसी में मैंने आपको बता दिया क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब गैस का एब्जॉर्ब होने का अमाउंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये हमने टेबल बनाने से पहले डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हम कह सकते हैं, मतलब एब्जॉर्ब हो रही हैं गैसेस, तो गैसेस बोलेंगे, गैसेस जो लिक्विफाई हो चुकी हैं उनका एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं, अगर यही टेबल में हम उल्टा चलें, हाइड्रोजन से अगर अपन सल्फर डाइऑक्साइड की तरफ चलते हैं तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ रहा है, 33 से 430 हो जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं 4.7 वैल्यू, इतनी कम वैल्यू से वो सीधा 380 पे आ जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई हमें। हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसको नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट के अंदर पढ़ा था कि हमने दो चीज़ों की बात की थी। एक हमने कहा था अगर गैस होती है तो गैस को कैसी गैस से हम प्रेफर करेंगे, जो इजीली लिक्विफाई हो जाए, जो गैस आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को सबसे ज़्यादा बताएगी। इसको समझने के लिए हमने टेबल के थ्रू भी इसको स्टडी कर लिया। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है इसका मतलब वो कम लिक्विफाई हो रही है, इसका मतलब उसका एब्जॉर्बेंट रेट जो है वो कम है। और यहाँ पे देखा जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो उसकी ज़्यादा है, इसका मतलब वो ज़्यादा लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब वो एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा बताएगी। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सभी को गैस का
इसको देखकर, टेबल देखकर समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इस टेबल को अपने पास नोट भी कर सकते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर कम होने से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम होने लग जाता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिए थे, ये देखिए आप, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन एंड अमोनिया, इनके अंदर रेट ऑफ लिक्विफिकेशन या हम कह सकते हैं लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा मिलती है, इसलिए गैस इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं और इनके अंदर अगर आप देखोगे तो एब्जॉर्प्शन भी आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस की बात कर ली, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस, ये कुछ ऐसी गैसेस हैं और भी अदर एग्जांपल्स हैं। जैसे कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो कि क्या होती हैं, अपने लिक्विड में इजीली कन्वर्ट नहीं होती। इसका मतलब ये कभी भी आपको लिक्विड में नहीं मिलेगी। नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो या हाइड्रोजन गैस ले लो, ये जब लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती तो इसीलिए क्या करती है, ये इजीली एब्जॉर्प्शन भी नहीं बताती हैं। मतलब अगर हम देखें, इनमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपको कम मिलेगा एज कम्पेयर टू दैट गैसेस विच इजीली लिक्विफाई और विच कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड इजीली। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया सभी को कि अपन यहाँ पे सेकंड पॉइंट की बात कर रहे थे, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट की बात कर रहे थे। इसमें गैस बताया है, जो गैस आसानी से लिक्विफाई होगी वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बताएगी, जो नहीं हो पाएगी उनका एब्जॉर्प्शन रेट बाकियों के कंपैरिजन में कम होगा। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट उस पे। अब यहाँ पे हमने बताया था नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में अपन ने गैस का डिस्कस कर लिया। गैस के बाद हम आते हैं अब नेक्स्ट वाले लिक्विड पे। लिक्विड में हम लोग कहते हैं, लिक्विड की बात कर लेते हैं हम लोग, सेकंड पॉइंट की बात कर रहे थे यहाँ पे, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में अपन ने फर्स्ट बात कर ली थी गैस की, गैस का आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे अपने लिक्विड की। लिक्विड में अपन लोग कह देते हैं यहाँ पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इसका मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे थे एड्सॉर्बेंट जो होता है, जो कि क्या हो रहा है, खुद एड्सॉर्ब हो रहा है। वो गैस भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पे वाटर की बात करी थी, तो जितना इसमें सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उतना ही उसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होगा, या हम कह सकते हैं जितना सॉल्यूट यहाँ पे प्रेजेंट होगा उतना ही उसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा। सॉल्यूट ही हमने कहा था, एड्सॉर्बेंट को अपन क्या कह रहे थे, सॉल्यूट कह रहे थे। जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट, या फिर अपन कह सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सॉल्यूट, या नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूट। सॉल्यूट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जितना यहाँ पे मोल्स इसके प्रेजेंट होंगे उतना ही रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। कम होंगे तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पे अपन ने सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लिया, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट क्या होना चाहिए। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग टेम्परेचर पे, TEMPERA, टेम्परेचर। अभी तक अपन बात कर रहे थे इफेक्ट की बात कर रहे थे, नेचर की बात कर रहे थे। थर्ड पॉइंट अपना जो कि फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं किसको, एड्सॉर्प्शन को। फैक्टर अफेक्ट करने वालों में दो को हमने इजीली डिस्कस कर लिया। थर्ड वाले पे हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर को लेके। टेम्परेचर की बात अपन यहाँ पे बताते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा एड्सॉर्प्शन पे, उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करती हूँ मैं। ये ग्राफ आपको देख के इजीली समझ में आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर का एड्सॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट होता है। अगर हम टेम्परेचर और एड्सॉर्प्शन का इफेक्ट समझना चाहते हैं तो जनरली अगर हम कहते हैं तो हम ये बता सकते हैं, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन वहाँ पर कम हो जाएगा। कैसे कम होता है हम ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है नाइट्रोजन गैस, N2 गैस को लिया है, नाइट्रोजन गैस को लिया है, जिसका वॉल्यूम हम यहाँ पे ले रहे हैं, वॉल्यूम में ले रहे हैं इसको, जिसमें बताते हैं अपन सेंटीमीटर क्यूब में कितना ये एब्जॉर्ब हुई है। अब यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर ले लिया और टेम्परेचर, जैसे अपन ये आपने देखा होगा PV = nRT जब हम लेते हैं, जब दो चीज़ों को हम ले रहे हैं तो एक चीज़ हमें इन दोनों में से अगर प्रेशर और वॉल्यूम आप लेते हो तो टेम्परेचर आप यहाँ पे क्या करोगे, कांस्टेंट रखोगे। अगर अपन ये डेरिवेशन देख लेते हैं PV = nRT के अकॉर्डिंग, दो वैल्यूज़ ले रहे हैं, एक वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब आप प्रेशर यहाँ पे ले रहे हो, वॉल्यूम यहाँ पे ले लिया अपन ने, प्रेशर को बता दिया, वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हमने क्या किया, इसमें नाइट्रोजन गैस का देखा हमने, एक पॉइंट पर आकर ये इस टेम्परेचर पे 193 केल्विन। अब आप देखोगे टेम्परेचर कांस्टेंट है, 193 ले लिया मैंने यहाँ पे,
एक ग्राफ प्लॉट किया है किसके बीच में, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, गैस का स्टार्ट किया, एड्सॉर्प्शन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एड्सॉर्प्शन अगर आप देखोगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हमने क्या कहा था शुरुआत में जब हमने एड्सॉर्प्शन को समझा था, तो हमने कहा था ये प्रोसेस क्या होता है, स्टार्टिंग में तो फास्ट हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही आप ग्राफ में देखोगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इंक्रीज हुई इसकी स्पीड, वॉल्यूम बढ़ गया, कुछ टाइम बाद हम जाके देखेंगे तो क्या हुआ, एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आने लग गया, कांस्टेंट हो गया आगे चल के। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हो यहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ सरफेस एरिया, जिस सरफेस एरिया पे गैस जो थी एब्जॉर्ब हो रही थी, वो सरफेस एरिया मतलब अब धीरे धीरे खत्म हो गया, एंड हो गया। एक पॉइंट होगा, स्टार्टिंग में कम होगा, ज़्यादा होगा, उसके बाद जाके क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सरफेस एरिया जितना अवेलेबल है उस पर तो गैस आके अटैक कर गई, बाकी सरफेस एरिया जब बचा ही नहीं है, एंड हो चुका है, उसके बाद क्या होगा, ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब एड्सॉर्प्शन जो है वो एक लिमिट तक होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कांस्टेंट हो गया, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे हमारा जितना आना था वो हमें यहाँ पे मिल गया। इसको हम V3 से बता देते हैं। इज दैट क्लियर? अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं 247 केल्विन। हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आप देखोगे नाइट्रोजन का एड्सॉर्प्शन वाला जो ग्राफ होगा वो आपको नीचे की तरफ मिलेगा। ये देखकर आपको समझ में आ रहा है, पहले वाले में हमने क्या बोला था, टेम्परेचर कम था, इसका मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ आया। अगर टेम्परेचर बढ़ाया है तो ग्राफ मिलना ऊपर चाहिए था, लेकिन आपको नीचे मिला है। इट मीन्स यहाँ पे जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है, अगर एड्सॉर्प्शन की बात अपन देखें तो ये आपको क्या मिला, ये V2 मिला पॉइंट। V2 मतलब यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया आपका, कम हो गया। अगर आप देखोगे पहले के कंपैरिजन में कम टेम्परेचर पे वॉल्यूम ज़्यादा था, मतलब एड्सॉर्प्शन ज़्यादा था। सेकंड वाली लाइन में अगर आप देखोगे टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे हमारा पहले वाले के कंपैरिजन में कम हो गया। अब अगर हम टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं, 273 केल्विन ले आते हैं। अब टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो आपको ग्राफ और भी नीचे की तरफ मिलेगा। अब आप अगर वॉल्यूम बात करोगे V3 की, अगर हम कंपैरिजन करें तो हम क्या कहेंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब गैस डिक्रीजेस। आपको देख के पता चल रहा है, टेम्परेचर जैसे ही आपने बढ़ाया, टेम्परेचर था ये अपना T1, T2, T3, टेम्परेचर हम T1 से T3 की तरफ बढ़े तो हमारा वॉल्यूम कम हो गया V3 से लेकर, सॉरी ये V1 है, V3 से V1 पे अपना वॉल्यूम कम हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर हम इसको बताते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट बताते हैं अपने एड्सॉर्बेंट या एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के ऊपर, तो हम क्या बताएंगे, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद गैस का एड्सॉर्प्शन कम होने लग जाता है। गैस का एड्सॉर्प्शन कम क्यों होगा, क्योंकि अपन को पता है कि जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल अटैच होने की बजाय भागने लगेंगे, दूर दूर होने लगेंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, अटैच होना चाहिए, उन्हें अटैच मतलब क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए सरफेस पे, लेकिन वो बाहर की तरफ भागेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे कहेंगे एड्सॉर्प्शन कम होता जा रहा है। टेम्परेचर आप ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हो, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया, नाइट्रोजन गैस को इससे बताया। नाइट्रोजन गैस में हमने एग्जांपल करके देख लिया, कम टेम्परेचर पे ज़्यादा वॉल्यूम मिला, टेम्परेचर बढ़ाते ही वॉल्यूम गिर गया, ज़्यादा लास्ट में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया, वैसे वॉल्यूम और भी कम हो गया। तो आप ये खुद देखोगे, एब्जॉर्प्शन गैस का हमें पता चल रहा है कि किस तरह से अलग अलग टेम्परेचर पे वो कम होता जाएगा। तो हम इसके लिए बताएंगे इफेक्ट टेम्परेचर का क्या बताओगे, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, एब्जॉर्प्शन गैस का डिक्रीज हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ तक तो हो गए इसके 3 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।